गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? चलिए अच्छे होंगे, ऊपर वाले की दुआ से सभी कोई अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। आज 19th क्लास, मतलब आज 90वां क्लास है ना। तो इसके पहले मेरा ही क्लास हुआ था, 89th क्लास हुआ था वो कल मैथ ऑब्जेक्टिव का, एक दिन पहले, कल 27 को, और आज 90वां क्लास है। सबसे पहले हर रोज़ की तरह उन बच्चों के नाम जिन्होंने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजे हैं। 40 ऑब्जेक्टिव मैंने दिया था, जो टेस्ट में था क्वेश्चन, उसी को सॉल्व करके आपको भेजना था। मुस्कान 10A, तृप्ति न्यू स्टूडेंट, लाडली 10A, नैना 10B, अमोली 10A, मुस्कान 10B, मनीषा 10C, कृति 10A, तान्या प्रिया 10A, नीतीश 10A, आलोक 10A, करमवीर 10B, रविता 10B, स्वाति 10A, गौरवराज 10D, साक्षी 10A, शिवानी 10B, अंकिता 10B, आस्था 10B, अमीषा 10B, मोहित 10A, सुहाना 10A, शिवानी फर्स्ट 10A, प्रेरणा 10A और सिप्रा 10A। चलिए, होमवर्क अधिक से अधिक संख्या में भेजिए। आज कुछ कम बच्चों का होमवर्क है ना। तो चलिए, आज जैसा कि हमारा कमिटमेंट था कि आज से मैं फिजिक्स स्टार्ट करूंगा। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 समाप्त हो चुका है और वो वीडियो जो है वो अपलोड भी है। आप लोग चाहें तो जो बच्चों ने एक्सरसाइज 1 पूरा नहीं पढ़ा था, वो वीडियो अभी तक अपलोडेड है। यदि आप चाहें तो वहाँ पर जा कर के क्लास अटेंड कर सकते हैं, है ना। तो अब बारी है एक्सरसाइज 2, मतलब प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जिन बच्चों ने क्लास नहीं किया है फिजिक्स का, कोई बात नहीं, आप लेट से यदि यूट्यूब क्लास में जुड़े हैं तो सारा वीडियो अपलोड है। मैंने अभी तक किसी को भी डिलीट नहीं किया है, हटाया नहीं है प्लेलिस्ट में। आपको एक और अच्छा ऑप्शन मैं बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कि जैसे आप YouTube चैनल को खोलते हैं, YouTube में जाके केवल स्पेलिंग सही सही मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट लिख दीजिए, वो चैनल खुल जाएगा। कोई लिंक की भी आवश्यकता नहीं है। मदर MOTHER, टेरेसा TERESA, ट्यूशन TUITION। बहुत सारे बच्चे TUTION लिख देते हैं, गलत है, आई भी होगा बीच में। TUITION, ट्यूशन, POINT, पॉइंट। आप सही सही स्पेलिंग के साथ लिखिए, क्लिक कीजिए, आपको इंस्टीट्यूट वाला चैनल खुल जाएगा। अब इसमें क्या रहता है, सभी सर का वीडियो है, 8 का भी है, 9th का भी है, 10th का भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है। तो हो सकता है नए बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाएं, मतलब जिसको हिंदी भाषा में कहते हैं उजरा जाएं कि कौन सा लास्ट वीडियो है, अरविंद सर का लास्ट क्लास कौन सा हुआ था, आनंद सर का लास्ट क्लास कौन सा हुआ था, अरविंद सर क्या क्या पढ़ाए हैं अभी तक। तो आपको एक अच्छा उपाय मैं बता देता हूँ। होम में सारा रहता है, सबसे बाएं तरफ में होम रहता है, उसके बगल में एक छोड़ करके आप देखिएगा प्लेलिस्ट लिखा होगा। प्लेलिस्ट, PLAYLIST, प्लेलिस्ट को आप टच कीजिएगा। जैसे प्लेलिस्ट टच कीजिएगा, उसमें सब क्लास सर वाइज निकलेगा। अरविंद सर का अलग, आनंद सर का अलग, अंकित सर का अलग, साकेत सर का, कुमोद सर का, जो सर क्लास लिए, मतलब जैसे अभी मेरा क्लास आपको अटेंड कर, अभी तक मैथ और फिजिक्स हम पढ़ाए हैं, 2 चीज़। तो मेरा जितना भी वीडियो है सब उसमें सीरियली प्लेलिस्ट में मेरे नाम से होगा वो, तो वो सब मेरे क्लास 10th के नाम से होगा। क्लास 10th बाय अरविंद सर, उसमें सारा वीडियो मिल जाएगा, है ना। क्लास 9th बाय अंकित सर, उसमें 9th का सारा वीडियो मिलेगा। तो इस तरह से प्लेलिस्ट से आपको सुविधा होगी, खास करके नए बच्चों को। जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो तो सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं कि अभी तक अरविंद सर ने मैथ में क्या क्या चीज़ पढ़ाया है, कंटिन्यू मिलेगा इसमें आपको। अभी तक आनंद सर ने इंग्लिश में क्या क्या चीज़ पढ़ाया है, वो आपको कंटिन्यू सर के अनुसार मिल जाएगा। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी तो फिर फ़ोन से आप हमसे बात कर लेंगे। चलिए, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन।
पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन, है ना। और आज एक नया चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्रैक्शन, यहां आर हो गया। एक्सरसाइज 1 में क्या था, रिफ्लेक्शन एल था, यहां एल के जगह केवल आर हो गया। ये है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसको समझिए अच्छे से। अच्छा याद कीजिए आप, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते थे। देखिए परावर्तन का मतलब होता था लौटना, एक्सरसाइज 1 में जो हम लोग पढ़े थे। और एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज फिजिक्स में, है ना, भौतिकी जिसको कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है मुड़ना। अपवर्तन का अर्थ क्या होता है, मुड़ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपवर्तन। देखिए आप लोग एक चीज और याद कीजिए। क्या याद कीजिएगा, सघन माध्यम और विरल माध्यम। विरल माध्यम और दूसरा सघन माध्यम। जैसे मान लीजिए अब नीचे इस लाइन, ये जो लाइन खींचे हैं इसके नीचे पानी है ना, और इसके ऊपर हवा है। तो क्या है, आप देखिए गौर से, मान लेते हैं इस लाइन के ऊपर हवा है और नीचे पानी है। तो नीचे का माध्यम हो गया सघन माध्यम और ऊपर वाला हो गया विरल माध्यम। याद कीजिए एक्सरसाइज 1, सघन माध्यम और विरल माध्यम किसे कहते हैं। दो माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम, और जिसमें अधिक होगी, तो पानी में प्रकाश की चाल कम होगी हवा की अपेक्षा, इसलिए पानी सघन माध्यम हो गया, है ना, और हवा विरल माध्यम हो गया। और डीपली चर्चा यदि आपको जानना है तो फिजिक्स में हम पढ़ा चुके हैं एक्सरसाइज 1 में सघन माध्यम और विरल माध्यम, है ना। अब देखिए, तो सघन माध्यम पानी है क्योंकि पानी में प्रकाश का चाल कम होता है, हवा में ज़्यादा होता है, तो हवा विरल माध्यम हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे जब कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, इधर क्या है, हवा है, हवा है, इधर इस लाइन के ऊपर मान लेते हैं हवा है, और नीचे क्या है, पानी है। तो पानी हो गया सघन माध्यम और हवा हो गया विरल माध्यम। तो देखिए प्रकाश का हम लोग गुण पढ़े हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब सरल रेखा में गमन करती है। लेकिन क्या यहाँ पर भी यह प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगी? नहीं, नहीं करेगी। अब बोलिए सर क्यों? देखिए क्योंकि माध्यम में परिवर्तन हो रहा है। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, मतलब हवा से पानी में, या यूं कहें विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, मतलब टेढ़ी हो जाएगी। आप देखें कि प्रकाश सीधी रेखा में, इसका गुण है प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, लेकिन कब? जब माध्यम में चेंजिंग ना हो तब। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि माध्यम में चेंजिंग हो रहा है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब जब माध्यम बदलता है, तो क्या होता है, प्रकाश मुड़ जाती है, सीधे नहीं जाकर के। इसका सीधा पथ क्या होता है, ये सीधा, लेकिन सीधे पथ पर नहीं जा करके जहाँ पर माध्यम चेंज हो रहा है, यहाँ पर माध्यम चेंज हो रहा है, मान लीजिए इसका नाम दे दिए ए बिंदु। ए बिंदु पर माध्यम चेंज हो रहा है, यहाँ हवा से पानी में जा रही है, मतलब विरल से सघन में जा रही है। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश किरण मुड़ जाएगी, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए परावर्तन का मतलब क्या होता था, लौटना। मतलब जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः इसी माध्यम में लौट जाती थी तो वह परावर्तन होता था। याद कीजिए आप लोग पढ़े हैं, है ना। लेकिन आज परावर्तन नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्तन। अंतर है, अपवर्तन का मतलब लौटना नहीं होता है, मुड़ना। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, समझिए हवा से
पानी में जा रही है, मतलब माध्यम बदल रहा है। सेम माध्यम रहेगा हवा से हवा में तो अपवर्तन नहीं होगा, प्रकाश किरण नहीं मुड़ेगी। पानी से पानी में जा रही है, कोई अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन कब होगा? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। यहाँ विरल माध्यम से सघन माध्यम, मतलब हवा से पानी में जा रही है, तो प्रकाश की दिशा मुड़ जाएगी। तो इसका पूरा परिभाषा एक बार फाइनल रूप से हम बोल देते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, देखिए ये पारदर्शी होगा तभी तो प्रकाश किरण जा पाएगी, अपारदर्शी होगा तब तो टकरा के लौट जाएगी। परावर्तन में जो एक्सरसाइज 1 था उसमें अपारदर्शी पदार्थ की आवश्यकता होती थी, लौटने के लिए अपारदर्शी पदार्थ का होना आवश्यक था। लेकिन एक्सरसाइज 2 में अपवर्तन में अपारदर्शी नहीं, पारदर्शी, यहाँ हवा भी पारदर्शी है, पानी भी पारदर्शी है। इसीलिए हम परिभाषा में क्या जोड़े? जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। क्या होती है? मुड़ जाती है। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब शायद क्लियर हो गया होगा आपका, अपवर्तन का मतलब क्या हो गया? मुड़ना। परिभाषा क्या हो गया? जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आप यहां पर देखिए, 2 कंडीशन आपके सामने है। पहले कंडीशन में प्रकाश किरण क्या हो रही है? विरल से सघन में जा रही है। पहले कंडीशन में क्या हो रही है? प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है। और दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है? प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है। देखिए दोनों कंडीशन को बारी बारी से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन उठेगा अभी। देखिए प्रकाश किरण हवा से पानी में जा रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम। विरल सघन समझ गए होंगे आप लोग। विरल जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसकी अपेक्षा। तो हवा की अपेक्षा पानी में प्रकाश की चाल कम होती है, इसलिए हवा की अपेक्षा पानी सघन माध्यम है। ठीक है। और एक्सरसाइज 1 में डीपली चर्चा चला है इस पर, आप चाहें तो विस्तृत चर्चा देख सकते हैं वहाँ पर। तो हम बोल रहे थे प्रकाश किरण जब विरल से सघन में जाती है तो क्या होती है? मुड़ जाती है। कैसे मुड़ेगी? देखिए ये आपतित किरण है, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगी? ऐसे मुड़ गई, मतलब इधर की ओर मुड़ जाती है ना। तो मुड़ जाती है किसकी ओर? ये अभिलंब है। हम यहाँ पर डालते हैं अभिलंब। क्या डाल दिए यहाँ पर? हम अभिलंब डाल दिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण सीधी जा सकती थी, लेकिन नहीं, ये क्या हो गई? थोड़ी मुड़ गई, थोड़ी अभिलंब की ओर सट गई। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में। तो याद रखिए जब कोई प्रकाश किरण, देखिए ये आपतित किरण है, आने वाली किरण को हम लोग पढ़े हैं आपतित किरण कहते हैं, और ये अभिलंब है। अभिलंब इसमें क्या होता है? ऊपर से लेके नीचे तक होता है। परावर्तन में हम लोग केवल ऊपर ही देते थे अभिलंब, लेकिन अपवर्तन में अभिलंब को क्या करेंगे? ऊपर से लेके नीचे तक देंगे। अभिलंब बोलिए या केवल लंब बोलिए। तो क्या हुआ? याद रखिए प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर सट जाती है। ये अभिलंब है, थोड़ा इसकी ओर सट गया, और जस्ट इसका उल्टा। अब देखिए पानी से हवा में कोई प्रकाश किरण जा रही है ना। ये आपतित किरण हो गया, हम इसमें लंब डाल देते हैं। तो अब क्या होगा? ये अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब से क्या हुई? देखिए ये प्रकाश किरण को सीधा बढ़ाते तो क्या बढ़ता? इधर बढ़ता। इसमें भी सीधा बढ़ाते तो किधर बढ़ता? इधर बढ़ता। अब दोनों चित्र को गौर से देखिए। इसमें क्या हुआ? ये सरल रेखा है, सरल रेखा से थोड़ा सट गई अभिलंब की ओर, और जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो जस्ट इसका उल्टा हुआ, अभिलंब से दूर भागती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे आप कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो थोड़ा अभिलंब की ओर सट जाती है ना।
और जस्ट इसका उल्टा, जब सघन से विरल में जा रही है, मतलब यहाँ पानी ही ऊपर ले लिया, हवा नीचे, मतलब सघन से विरल में, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर सटती नहीं है, जस्ट इसका उल्टा अभिलंब से दूर भागती है। तो याद रखेंगे, प्रकाश किरण जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर सटती है, और जस्ट इसका उल्टा यदि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या पढ़े हम लोग, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर सट जाती है या मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ऊपर हवा है, नीचे पानी है। हवा मतलब विरल और पानी मतलब सघन, मतलब हवा की अपेक्षा पानी जो है वो सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम है पानी की अपेक्षा। ठीक है, नीचे पानी है, ठीक है, कुछ भी है मान लीजिए, छोड़िए डॉट डॉट, मान लीजिए पानी है। ठीक है, अब देखिए कोई भी प्रकाश किरण आ रही है, इस आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। याद कीजिए, प्रकाश के परावर्तन में भी आने वाली जो किरण होती थी, जो प्रकाश किरण दर्पण पर आती थी, उसे आपतित किरण बोलते थे। जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते है ना। अब देखिए, तो क्या होगी, प्रकाश किरण हवा से पानी में जा रही है तो मुड़ जाएगी, सीधा नहीं जाएगी, सीधा नहीं जाएगी, ये टेढ़ा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टेढ़ा। तो ये जो प्रकाश किरण मुड़ करके आगे जा रही है, इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। इस किरण को हम लोग क्या नाम से जानेंगे, अपवर्तित किरण। मुड़कर जाने वाली किरण का नाम क्या होता है, अपवर्तित किरण, है ना। तीन चीज, आने वाली किरण को आपतित किरण, जिस बिंदु पर आएगी वो आपतन बिंदु, आपतन बिंदु से एक किरण आगे बढ़ी, मुड़ करके, चूंकि माध्यम में परिवर्तन हो रहा है इसलिए मुड़ जाएगी, इसको अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, आपतन बिंदु पर एक लंब की कल्पना करते हैं, या यूं कहिए लंब डालते हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था आपको कि परावर्तन में केवल ऊपर लंब डालते थे, इसमें ऊपर से लेके नीचे तक लंब डालते हैं। तो ये जो लंब डाले इसको कहते हैं अभिलंब। हो गया। देखिए, ये अभिलंब तो परावर्तन में भी था, ये भी परावर्तन में था, ये भी परावर्तन में था, ये नहीं था। इसके बदले क्या था, परावर्तित किरण। टकराकर लौटने वाली किरण को क्या कहते थे, परावर्तित किरण। देखिए, हम कंपैरिजन करके क्यों पढ़ा रहे हैं आपको, एक्सरसाइज 1 से इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और याद रखने में भी आसानी हो, है ना। चलिए, तो ये अपवर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया। अब आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, आई से सूचित करते हैं। उसी तरह से अभिलंब तो ऊपर से लेके नीचे तक है, इसमें अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो ये कोण बनता है, इसको कौन सा कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण। अब कुछ दिन के लिए आप परावर्तन वाला वर्ड भूल जाइए, परावर्तन के जगह अपवर्तन, परावर्तित किरण के जगह अपवर्तित किरण, है ना। यहाँ देखिए, अपवर्तित किरण, क्योंकि ये मुड़ के आगे बढ़ रही है, लौट नहीं रही है। यहाँ कौन सा कोण, इस कोण का परिभाषा क्या हुआ, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, है ना। आपतित किरण का परिभाषा क्या हुआ, वही जो पिछले चैप्टर में था। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, है ना। इसको याद रखेंगे, आने वाली किरण को आपतित किरण, मुड़कर
आगे बढ़ने वाली किरण को अपवर्तित किरण, जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आ रही है वो आपतन बिंदु, और इस बिंदु पर एक लंब डालते हैं आपतन बिंदु पर, जिसे अभिलंब कहेंगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण, एवं लास्ट में क्या बोले, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। इसको क्या कीजिए आप लोग अच्छे से उतार लीजिए अपने अपनी कॉपियों पर, आगे आपको हेल्प होगा। अब देखिए कितना मज़ेदार सब क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर में, आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड। पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? आप लोग कभी गौर किए होंगे, नहीं किए हैं तो आज कीजिए। एक कांच का गिलास ले लीजिए या स्टील का भी गिलास ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कांच के गिलास में चूँकि कांच पारदर्शी होता है तो बाहर से भी देखने में आपको सहूलियत होगी, इसलिए मैंने बोला कांच का गिलास ले लीजिए। तो कांच का गिलास ले लीजिए, उसमें आधा गिलास या पूरा भर के जैसे भी हो पानी भर दीजिए, आधा गिलास ही पानी भरिए, उसमें एक सिक्का डाल दीजिए, 1 रुपया का, 2 रुपया का या 5 रुपया का, कोई भी सिक्का, और उसको देखिए आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि पानी का सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। जरूर आज प्रैक्टिकल करें, और आज प्रैक्टिकल करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं कि सर मैंने प्रैक्टिकल किया और सही में ऐसा था, है ना। मैं आपका इंतज़ार करूंगा कमेंट बॉक्स में आप क्या लिखते हैं। आप ये प्रैक्टिकल करें, एक कांच का गिलास ले लें, उसमें आधा गिलास पानी भर दें, उसमें एक सिक्का डाल दें, आपको लगेगा ऐसा कि वो सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है पेंदी में, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा सिक्का उठा हुआ है, अपने स्थान से ऊपर है। लेकिन पानी जब आपको गिराएंगे आप तो आपको महसूस होगा अरे सिक्का तो पेंदी में था, लेकिन फिर भी बाहर से देखते थे लगता था उठा हुआ, यहाँ तक कि पेंदी भी उठी हुई मालूम पड़ेगी। सिक्का, कांच के ग्लास का जो पेंदी है वो इतना मोटा है और ऐसा महसूस होगा कि इतना मोटा हो गया, पेंदी भी उठी हुई प्रतीत होती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अब इसको समझिए, आखिर क्या कारण है कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यदि आप एक समझ लेते हैं तो इस पर आधारित अभी 4-5 क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। देखिए, एक समझिए, जैसे कि हम यहाँ से देख रहे हैं, मान लीजिए, कल्पना करते हैं हम बाहर से देख रहे हैं। आप याद कीजिए कि कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई पड़ती है। एक्सरसाइज 1 में भी मैंने चर्चा किया था, फिर आज कर देता हूँ। कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आँखों तक आती है। हमें आप क्यों दिखाई देते हैं? हमें ये दीवार क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस वस्तु से, इस दीवार से, आपसे प्रकाश टकराती है, टकरा के हमारे आँख तक आती है, इसीलिए मैं आपको देख पाता हूँ, है ना। वही चीज़ यहाँ सिक्का हमें कब दिखाई देगा? जब सिक्का से प्रकाश टकराकर हमारी आँखों तक आएगी, है ना। तो चलिए भाई, प्रकाश किरण तो सीधा आ रही थी, देखिएगा, सिक्का से प्रकाश किरण सीधा आई यहाँ तक, पानी के ऊपरी सतह तक। इसको क्या पता था कि आगे तूफान आने वाला है? ये बेचारा प्रकाश किरण सिक्के से टकराई और टकरा करके पानी के ऊपरी सतह तक तो सीधा आई, क्योंकि यहाँ पानी, केवल पानी ही पानी था। लेकिन जैसे ही यहाँ आई, इसको पता चला अब आगे जो है हवा है, मतलब पानी से हवा में प्रकाश किरण जा रही है। पानी तक तो सीधा आई, लेकिन जैसे ही यहाँ ऊपरी सतह पर आई तो उसे क्या पता चला कि अब हमको हवा में जाना है, मतलब पानी से प्रकाश किरण हवा में जा रही है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया था कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपतित किरण हो गई, प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, सिक्के से। अब देखिए यहाँ पर लंब डालते हैं हम लोग, समझिएगा भाई मेरे, क्योंकि चलिए ये अभिलंब हो गया। प्रकाश किरण जा रही है पानी से हवा में, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो ये प्रकाश किरण सीधा क्या होगा, ये सीधा होगा, लेकिन सीधा नहीं जाएगी, ये क्या होगा,
टेढ़ा हो जाएगी, मतलब अभिलंब से दूर भागेगी। अभिलंब से क्या होगी? दूर। क्योंकि अभी तुरंत हमने पढ़ा कि प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जाती है, पानी सघन है, हवा विरल है, हवा की अपेक्षा पानी सघन है, तो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, तो दूर भागी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखिए, अब ये जो प्रकाश किरण दूर भागी, इसको सीध में आप पीछे बढ़ाइए। इसको हमने क्या किया? पीछे बढ़ाया। पीछे जैसे बढ़ाया तो ये देखिए, सिक्का है ए पर ओरिजिनल रूप में, लेकिन प्रकाश किरण जा रही है कहाँ से? बी से। मतलब ऐसा लगेगा, महसूस होगा जब हम यहाँ से देखेंगे कि प्रकाश किरण ए से नहीं आ रही है, बी से आ रही है। मतलब सिक्का के ऊपर के किसी स्थान से आती हुई प्रतीत होगी प्रकाश किरण, क्योंकि यहाँ पर पानी के ऊपरी सतह पर ये मुड़ गई। मुड़ जाने के कारण ऐसा लगेगा कि प्रकाश पेंदी से नहीं आ रही है, मतलब नीचे से नहीं आ रही है, उसके ऊपर के किसी बिंदु से आ रही है, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु पर हमें सिक्का मालूम पड़ेगा। और यही कारण है कि सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। दैट्स ऑल। समझे आप लोग? फिर से एक बार, फौवा है ना। चलिए, फौवा भी हम लोग, फौवा पर एक कहानी सुनाएंगे आप लोग को लास्ट में। चलिए, याद आ गया। अब छोटा सा एक कहानी अब रोज़ सुनाना है ना। चलिए, आज भी सुना देंगे। आज कॉमेडी वाला कहानी है ना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं चुटकुला कह सकते हैं आप इसको, कोई मोटिवेशनल नहीं है, चुटकुला है। चलिए, लास्ट में, वो अंत में। चलिए, तो हम क्या बोल रहे थे कि क्या बोले? फिर से एक बार, कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक आती है। ठीक है, तो सिक्का कब दिखाई देगा? जब प्रकाश किरण सिक्का से टकराकर हमारी आंखों तक आती है। तो प्रकाश किरण सिक्का से टकरा के आ रहा था ये बेचारा, यहाँ तक आया सीधा, यहाँ तक पानी के ऊपरी सतह तक तो सीधा आया, लेकिन जैसे पानी से हवा में जाने लगा तो इसको पता चला कि हम सघन से विरल में जा रहे हैं, मतलब कि यह अभिलंब से दूर भागेगा, और अभिलंब से दूर भागेगा तो प्रकाश किरण ए के बजाय, मतलब अपने वास्तविक स्थान के बजाय ऊपर के किसी स्थान से आती हुई प्रतीत होती है, और इसी कारण है कि सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कि पानी से भरी बाल्टी हो या कोई भी बर्तन हो, उसका पेंदी उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? हाँ, तो क्या क्वेश्चन है कि पानी से भरी कोई बाल्टी हो या बर्तन हो या गिलास हो, कोई भी चीज़ हो, इसका पेंदी उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? मतलब पानी से भरी बाल्टी, आप बाल्टी में पानी भर दीजिए, आपको लगेगा उसका पेंदी उठा हुआ है। आप देखिएगा, ये प्रैक्टिकल भी कीजिएगा, ये सब प्रैक्टिकल आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर में कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सही में आपको लगा या नहीं लगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा, ठीक है? लेकिन हाँ, करके लिखिएगा, ऐसे नहीं कि बिना किए लिख दिए सर हाँ लगा, नहीं, करना है ज़रूर। तो जैसे बाल्टी हो तो भरिएगा, या कांच का गिलास हो। कांच का गिलास हम बार बार कांच क्यों बोलते हैं? क्योंकि कांच पारदर्शी होता है, बाहर से भी देखने में आपको अच्छा होगा, सहूलियत होगा। अब आप पारदर्शी स्टील का गिलास लीजिएगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि बाहर से देखने में दिक्कत हो, ऊपर से देखना पड़ेगा, हो सकता है महसूस हो, नहीं भी हो। और कांच वाले में तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। कांच का ही गिलास ले लीजिए, जो कांच के गिलास में होगा वही बाल्टी में भी होगा। बाल्टी में भी आप देख सकते हैं, पानी जैसे भरेंगे तो आप देखेंगे कि इसका पेंदी लगेगा उठा हुआ है, पेंदी यहाँ नीचे, और ऐसा आपको महसूस होगा कि ऊपर। सेम टू सेम यही रीजन है जो सिक्का में लगता है। पेंदी मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, हमें यह पेंदी कब दिखाई देती है? जब पेंदी से प्रकाश किरण टकरा करके हमारी आँखों तक पहुँचती है ना। अब देखिए क्या हुआ, प्रकाश किरण चली, हमारे आँखों तक आने के क्रम में बेचारा क्या होता है, पानी तक तो सीधा आया,
जैसे यह पानी से हवा में जाना चाह रहा है, मतलब सघन से विरल में, तो क्या होगा, नियम के अनुसार वह सीधा नहीं जा करके अभिलंब से दूर भागेगी। अभिलंब से दूर हटने के कारण यह, जब हम इस टेढ़ा अपवर्तित किरण को, ये जो मुड़ के आगे बढ़ी इस किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि प्रकाश किरण ए से नहीं आ रही है, उसके ऊपर के किसी बिंदु बी से आ रही है। ओरिजिनल में आ रही है प्रकाश किरण ए से, लेकिन चूंकि यहाँ अपवर्तन हो गया, मुड़ गया प्रकाश किरण, तो ऐसा लगेगा जब हम यहाँ से देखेंगे कि प्रकाश किरण अपने वास्तविक स्थान के बजाय ऊपर के किसी स्थान से आती हुई प्रतीत होती है। और यही जहाँ प्रतीत होगा हमें लगेगा पेंदी वहीं है, हमें लगेगा सिक्का वहीं है। इसी कारण सिक्का भी उठा हुआ प्रतीत होता है, और इसी कारण ये बाल्टी की पेंदी भी उठी हुई, या उसको कहते हैं उथली हुई प्रतीत होती है। आप ग्लास में भी वो प्रयोग करके देख सकते हैं। ग्लास में जब तक आप पानी नहीं भरेंगे तो आपको लगेगा कि पेंदी नीचे है, पानी भरने के बाद लगेगा पेंदी मोटा हो गया, उठ गया। वही कारण है प्रकाश का अपवर्तन। एक लाइन में ऑब्जेक्टिव में यदि आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि पानी से भरी बाल्टी की पेंदी उठी हुई प्रतीत होने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन, है ना। अब पूरा डिटेल कहेगा तो जो मैंने समझाया वो आपको लिखना होगा, है ना। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है कि पानी में डूबी हुई आधी तिरछी छड़ी या पेंसिल, मान लीजिए आधा गिलास पानी ले लीजिए, उसमें आप किसी तिरछे रूप से पेंसिल को डुबा दीजिए। प्रयोग कीजिएगा, जब ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट वाला प्रयोग है। तो जो हिस्सा इसका पानी में डूबा हुआ है वो टेढ़ा लगेगा आपको, है ना। छड़ी को तिरछे रूप से डुबाइएगा, सीधा नहीं। तो तिरछे रूप से जब डुबाइएगा तो आप क्या देखिएगा कि जो हिस्सा इसका पानी में डूबा हुआ है वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। बस वही चीज़ है जो मैंने बताया, सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, तो वही कारण है कि इसका जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है वह हिस्सा हमें तभी दिखाई देगी जब प्रकाश इससे टकराकर हमारे नेत्र तक आए। प्रकाश आने के क्रम में जैसे ही पानी से हवा में आती है तो चूंकि वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर भागती है और अपने वास्तविक स्थान के बजाय ऊपर के किसी स्थान से आती हुई प्रतीत होती है। और इसीलिए पेंसिल का वह भाग जो पानी में डूबा रहता है वह टेढ़ा प्रतीत होता है ना, या ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सारा का रीज़न वही है, प्रकाश का अपवर्तन। आप चिंता ना करें, मैं आपको इसका फेयर भी दूंगा, नोट्स दे दूंगा, चैप्टर समाप्त होते होते मैं दे दूंगा आपको। अभी आप पढ़ें, समझें अधिक से अधिक, है ना। समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए, अब एक बात याद रखिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव में ये बहुत काम देगा आपको और हमेशा काम देगा। क्या है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाती है। दूसरा, आपसे कोई पूछ दे हवा में कितना होगा, उसमें भी आप लगभग 3 लाख ही बोलिएगा। हवा में से निर्वात से थोड़ा कम होता है लेकिन वही चलता है। हवा में भी कोई पूछ दे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पानी में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2,25,000। देखिए, निर्वात की अपेक्षा पानी सघन माध्यम है, इसीलिए प्रकाश का चाल कम हो गया। अब पानी से भी कम किस में होता है? कांच में। कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। धीरे धीरे घट गया क्योंकि पानी से भी ज़्यादा सघन है कांच, है ना। कांच से भी ज़्यादा सघन क्या हो जाएगा? हीरा। हीरा में प्रकाश की चाल और भी कम हो जाएगी क्योंकि हीरा बहुत कठोर है, इन सभी चीज़ों से कठोर है, तो उसमें प्रकाश की चाल और भी कम हो जाएगी। हीरा सबसे सघन माध्यम है क्योंकि वह बहुत कठोर होता है। एक बात और छूट गया था, उसको भी मैं बता देता हूँ। मैंने क्या बोला आपको कि प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर सटती है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। कब? जब प्रकाश की किरण
तिरछा आएगी तब, है ना। अच्छा, अब आपके मन में होगा कि सर यदि सीधा यदि जाएगी, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण लंबवत इस तरह से, मान लीजिए यहाँ हवा है, यहाँ पानी है, तो कोई प्रकाश किरण आ रही है सीधा 90 डिग्री का कोण बना करके, तो सुन लीजिए यहाँ अपवर्तन नहीं होगा, सीधे निकल जाएगी, कोई अपवर्तन नहीं होगा, मतलब मुड़ेगी नहीं। कब? जब लंब होगी, 90 डिग्री का कोण होगा इस सतह पर, तब। अपवर्तन कब होता है? जब सतह पर तिरछे रूप से प्रकाश किरण पड़ती है। जब सीधा लंबवत पड़ेगी तो उसमें अपवर्तन नहीं होता है, वो बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है ना। अब चलिए होमवर्क के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, है ना। होमवर्क के लिए तैयार हो जाइए, बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलेगा आपको, परेशान नहीं होना है। ये आपका आज का मैथ का होमवर्क है ना। चलिए इसको उतार लीजिए अच्छे से आप लोग। 8 सवाल है टोटल। 1 नंबर में यदि 4 tan a = 3 हो तो सिद्ध कीजिए sin a × cos a बराबर 12/25। 2 नंबर में यदि sin θ बराबर 12/13 हो तो 2 sin θ - 3 cos θ अपॉन 4 sin θ - 9 cos θ का मान ज्ञात करना है। ठीक। 3 नंबर में यदि sin θ बराबर a/b हो तो सिद्ध करें कि sec θ + tan θ = √b/a/√b - a, है ना। 4 नंबर में यदि 4 tan θ = 3 हो तो 4 sin θ - cos θ + 1 अपॉन 4 sin θ + cos θ - 1 का मान ज्ञात करना है। 5 नंबर में cos 60 डिग्री × sin 30 डिग्री + sin 60 डिग्री × cos 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। 6 नंबर में सिद्ध करना है 2 tan 30 डिग्री / 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री, है ना। 7 नंबर में यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि cos 3θ बराबर इतना, 4 cos 2θ - 3 cos θ। 8 नंबर में यदि cos a + b बराबर 0 एवं cot a - b बराबर √3 हो तो cos a × cos b - sin a × sin b का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको अपने अपने वीडियो को पॉज करके उतारिए अच्छे से। ये 8 सवाल हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड, जो अभी आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है 8.1 से 8.4 तक, उसी का बीच का ये सब सवाल है। इसको अच्छे से बनाना है और बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 9934984530 पर जल्द से जल्द भेजें। चलिए अब मैथ के अलावे एक और चीज़ में मैं होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बोला था कि मैथ और फिजिक्स दोनों का होमवर्क चलेगा, है ना। आप मेहनत कीजिए मेरे साथ, आप कर रहे हैं, थोड़ा और जोर लगाना है। करना क्या है, ये 5 प्रश्नों को आपको लिख के अपने से आंसर भेजना है। फेयर कॉपी का सहारा नहीं लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है दीदी भैया, किसी का भी नहीं। आपने जो समझा आज मैंने जो आपका क्लास लिया, आपने जो समझा अपने भाषा में, गलती हो सही हो कुछ भी हो, आप लिख करके भेजें। आप जो समझे, नहीं तो दोबारा एक बार वीडियो को आप देख लीजिए और अपने शब्दों में लिख के भेजिए। मैं बाद में आपको फेयर नोट्स भेजता रहूँगा, अभी इसका फेयर नहीं करना है आपको, है ना। अपने शब्दों में जो आप समझे आज, उसको, प्रकाश का अपवर्तन क्या है सचित्र स्पष्ट करें, चित्र बना करके परिभाषा लिखना है। पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, मैंने अभी ये समझाया था, उसको अपने शब्दों में, जो आपने समझा, नहीं समझा तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, लेकिन अपने शब्दों में। पानी में से भरी बाल्टी की पेंदी उठी हुई क्यों प्रतीत होती है, पानी में आधी डूबी हुई तिरछी छड़ी टेढ़ी क्यों प्रतीत होती है, प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण की परिभाषा लिखना है सचित्र, चित्र सहित। इसमें भी चित्र बनेगा। 5 नंबर में चित्र तो सभी में बनेगा, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, है ना। एक और क्वेश्चन है इसी पर हो जाएगा कि पानी में जो मछली है वो अपने स्थान से उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, उसका भी यही आंसर होगा जो इन सभी का होगा, है ना। वही रीजन है जो सिक्का के साथ है।
पानी मछली रहेगा नीचे लेकिन दिखाई देगा ऊपर, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसलिए मछली पकड़ने वाला मछुआरा क्या करता है, जहां मछली दिखता है वहां हाथ से नहीं पकड़ता है, वो थोड़ा नीचे हाथ देता है तब पकड़ाता है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली हमें उठी हुई मालूम पड़ती है, लेकिन वाजिब में क्या होता है, वो मछली थोड़ा नीचे होती है। तो खैर ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन को अपने भाषा में काइंडली आप ना फेयर का सहारा लें, ना दीदी भैया का कॉपी का सहारा लें, ना बुक का सहारा लें। मैंने आपको जो समझाया है उसी शब्दों में आप कितना समझे बस वही लिख करके भेजना है, फेयर नहीं करना है अभी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ में आपको होमवर्क मैथ और फिजिक्स में मैंने दे रखा है। चलिए, अब एक कमिटमेंट था आपका कि जाते जाते कुछ गुदगुदी हो जाए, कुछ चुटकुला हो जाए। चलिए, एक आज कॉमेडी वाला ही एक चुटकुला सुना देते हैं आपको। एक बच्चा था, वो बाज़ार जा रहा था। मैं क्लास अब समाप्त करने वाला हूँ, है ना, होमवर्क दे दिया है। एक बच्चा था, वो बाज़ार जा रहा था, तो उसकी मम्मी बोली कि बाज़ार जा रहा था वो तेल लेने के लिए, कटोरी दी कि जाओ सरसों का तेल ले लेना और साथ में फौवा ज़रूर ले लेना, है ना। उसने मम्मी ने उसे सिखाया फौवा ज़रूर ले लेना। बोला ठीक है। वो बच्चा बेचारा छोटा ही था, गया दुकानदार के पास, तेल लिया। तेल 100 ग्राम तेल लेने के बाद, जितना तेल मम्मी बोली थी उतना लेने के बाद उसका कटोरी पूरा भर गया। अब वो बोल रहा है दुकानदार को, हमको फौवा दीजिए। तो दुकानदार बोलता है फौवा देंगे कहाँ से, तुम्हारी कटोरी तो भर गई। अब बोलता है नहीं, मम्मी बोली है हमको फौवा लेके आने, हम तो फौवा ले जाएंगे। अब दुकानदार बेचारा परेशान कि तुम्हारा तो कटोरी लबालब भर चुका है। बोला देखिए ना, आप इधर ना भर गया है, इधर दे दीजिए, पेंदी की तरफ थोड़ा सा जगह रहता है, बस कटोरी को वो पलट दिया। अब बोला आप पेंदी है, इसमें दे दीजिए, फौवा तो हम लेके ही जाएंगे। अब बताइए, वो जो कटोरी पलटा, उसका जितना तेल था बेचारे का सारा तेल गिर गया। अब बताइए इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें। और वो फौवा लेके घर चला आया। मतलब आज चर्चा उठी थी पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए मुझे याद आ गया, जो ओरिजिनल है, जो मूल है, उस पर हम लोग ध्यान दें। फौवा के चक्कर में हम लोग का ओरिजिनल भी ना गड़बड़ा जाए, है ना। चलिए, ऐसे ये एक कॉमेडी थी। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करें, इसको बनाएंगे। अब मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अच्छे से रहें, लॉकडाउन के जो भी नियम हैं, जो भी शर्त हैं, उनका पालन करें। ये आपके लिए भी आवश्यक है, आपके परिवार के लिए भी आवश्यक है ना। चलिए, अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपके साथ हैं, बड़े छोटे, सबों का ख्याल रखें, अपना विशेष ख्याल रखें। धन्यवाद।